वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडे टू सैटरडे मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होता हूं और सुबह 7 बजे 4 सवालों के साथ आपको 40 बातें बताते हैं। ऐसी बातें जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हैं। ऐसी बातें जो संभावित प्रश्नों में शामिल हो सकती हैं। यदि आप यूपीपीसीएस प्री की तैयारी करते हैं, आरओ आरओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या किसी ऐसे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें स्टेट माफ़ कीजिएगा जिसमें इंडियन पॉलिटी से संबंधित सवाल आते हैं, तो ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसे देखिए और अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी करिए। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लोग ज़रूर कमेंट किया करें कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड है, संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित है। लिखा हुआ है, संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य संसद और उसके सदस्यों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम बनाना है। द पर्पज ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इज टू एनेबल द पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली। संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार हैं। आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स द प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर रेस्पेक्टिवली। इसमें आपको सही विकल्प चूज करना है, यानी कौन सा सही है। तो देखो, यदि आप देखें तो संसद में, यूनियन में, पार्लियामेंट में भी संसद के सदस्यों को और पार्लियामेंट को भी आप देखेंगे कि दो तरह के विशेषाधिकार आपको नजर आएंगे। एक इंडिविजुअल प्रिविलेज, यूनियन में भी आपको संसद में संसदीय विशेषाधिकार देखने को मिलेंगे, और स्टेट में, राज्य विधानमंडल में भी आपको सदस्यों के और विधानमंडल के विशेषाधिकार देखने को मिलेंगे। जैसे आप ये देखते हैं कि प्रिविलेजेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसे आप कहते हैं व्यक्तिगत विशेषाधिकार। व्यक्तिगत विशेषाधिकार यानी इंडिविजुअल प्रिविलेज जो संसद के सदस्यों को प्राप्त होता है, उसे हम व्यक्तिगत विशेषाधिकार कहते हैं। क्या प्राप्त होता है संसद के सदस्यों को? तो सिविल के मामलों में गिरफ्तारी से छूट मिलती है। सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट जिस समय संसद का सत्र चल रहा है और उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक सिविल के मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिस समय संसद का सत्र चल रहा है उस समय और उसके 40 दिन पहले और उसके 40 दिन बाद तक सिविल के मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक, प्लस गवाह के रूप में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। न्यायालय में जिस समय सत्र चल रहा है उस समय गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्लस फ्रीडम ऑफ स्पीच। संसद के भीतर संसद के किसी सदन में कुछ भी बोलें, बाहर किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि संसद में कुछ भी बोलें। संसद में भी स्पीकर होता है, उसको जेल भेजने तक की शक्ति है। संसद में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है स्पीकर चेयरमैन के द्वारा कि जो भी बोला जाए वो नियम, कानून और संविधान के अनुरूप हो, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर, रूल्स के अकॉर्डिंग ही हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी गरिया के ले आओ किसी को। हाँ, ये बात जरूर है कि संसद के अंदर अगर आप कुछ बोलेंगे तो बाहर किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये व्यक्तिगत विशेषाधिकार है जो संसद के सदस्यों को प्राप्त होता है। ऐसे ही जो राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, जिन्हें आप विधायक कहते हैं, उन्हें भी ये अधिकार प्राप्त होता है स्टेट लेजिस्लेचर में भी। यानी संसद में संसद के सदस्यों को ये विशेषाधिकार मिला है, राज्य में राज्य विधानमंडल के सदस्यों को ये विशेषाधिकार मिला है। अब आ जाते हैं कलेक्टिव प्रिविलेज पर। कलेक्टिव प्रिविलेज जिसे सामूहिक विशेषाधिकार कहते हैं। संसद को अपने लिए नियम बनाने की शक्ति है, अपने लिए कानून बनाने की शक्ति है, अपने स्वयं के संचालन के लिए, स्वयं के विनियमन के लिए, अपने कैंपस को संचालित करने के लिए संसद को अधिकार है कि वो अपने लिए नियम, विनियम, प्रक्रिया बना सकती है। संसद की कार्यवाही का प्रकाशन देना है या नहीं देना है, ये संसद डिसाइड करे। वो चाहे तो प्रकाशित करने का अधिकार दे और चाहे तो प्रकाशित करने का अधिकार न दे। प्रकाशित करने का अधिकार वो दे भी सकती है, प्रकाशित करने का अधिकार वो नहीं भी दे सकती है। पूरे के पूरे कैंपस को, पूरे सदन की प्रक्रिया को रेगुलेट करने की शक्ति संसद को है। संसद रेगुलेट कर सकती है, राइट। इवन संसद को दंड देने की भी शक्ति है, सांसदों को निलंबित करने की शक्ति है, साधारण वारंट के तहत जेल भेजने तक की शक्ति है। लेकिन ध्यान रखिएगा
कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में जुडिशियल इंटरफेरेंस नहीं है। संसद अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करती है तो उसमें न्यायपालिका का कोई इंटरफेयर नहीं है, लेकिन यदि मामला आर्टिकल 21 से जुड़ा हो, जेल भेजने का मामला हो, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है। ऐसे ही सेम राज्य विधानमंडल को भी विशेषाधिकार प्राप्त है। तो अनुच्छेद 155 के तहत संसद को विशेषाधिकार, 194 के तहत राज्य विधानमंडल को, ये भी ठीक है। संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य सदस्यों को स्वतंत्र रूप से कार्य कराना है। जी हाँ, स्वतंत्रता देना, सदस्य स्वतंत्र रूप से काम कर सके, स्वतंत्रता पूर्वक लेजिस्लेचर वर्क कर सके, यही इसके पीछे का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, यानी उद्देश्य होता है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड लिखा हुआ है, ग्रेनविल ऑस्टिन, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, थे, ने निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा। ग्रेनविल ऑस्टिन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट्स द बेसिक स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निदेशक तत्वों को और मौलिक अधिकारों को इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मूल आत्मा कहा। तो देखिए, ये सवाल आपका सीधे सीधे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व से सीधे सीधे रिलेटेड है। और आप जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये संविधान का भाग 4 है। दिस इज नॉट बाइंडिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। किसी भी न्यायालय में ये बाध्यकारी नहीं है, यानी किसी भी न्यायालय में ये बाइंडिंग नहीं है। ठीक है। इन्हें के लिए न्यायालय में जाके आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। जो भी उसमें लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, वो राज्य को दिए गए पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस हैं। राज्य को दिए गए पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस हैं, मींस स्टेट को दिए गए सकारात्मक निर्देश हैं। इनके लिए आप न्यायालय में क्लेम नहीं कर सकते हैं, यानी इनके लिए आप जाके न्यायालय में दावा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आप न्यायालय में क्लेम नहीं कर सकते हैं, यानी इनके लिए आप न्यायालय में दावा नहीं कर सकते हैं। क्लियर बात। राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि राज्य चाहे तो डीपीएसपी के प्रोविजंस को लागू करे, और राज्य चाहे तो डीपीएसपी के प्रोविजंस को लागू न करे। ठीक है। क्लियर है। चाहे तो लागू करे और चाहे तो लागू न करे। कहने का अर्थ ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट enforceable in any court of law, but this is fundamental for the governance. आर्टिकल 37 कह रहा है कि दिस इज नॉट enforceable। ये नॉट enforceable है, यानी प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, बट फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस है। फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस है मीन्स कि शासन के लिए जरूरी है ना, शासन के लिए जरूरी है, यानी फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस है। इन्हें कोर्ट में जाके क्लेम नहीं किया जा सकता। इनका जो नेचर है वो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इन नेचर है। पॉजिटिव इन नेचर है मीन्स सकारात्मक प्रकृति के हैं, सकारात्मक प्रकृति के हैं, यानी राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। 36 से लेके 51 तक भाग 4 में दिए गए हैं, और राज्य को दिए गए इंस्ट्रक्शंस हैं कि वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य इन्हें फॉलो करे। और ये कहाँ से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा, थोड़ा वॉइस का कुछ इशू है, आवाज़ का इशू है, ठीक कर देता हूँ, नहीं दिक्कत हो जाएगी, अभी आवाज़ बंद हो जाएगी पता चला। हाँ, मैं अकेले पगला बैताल जैसे बोलता रहा, आवाज़ ही बंद हो गई। हाँ जी। तो आई होप अभी आवाज़ आ रही होगी ढंग से। ओके।
तो चलिए सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है? नीति निर्देशक तत्वों को कनाडा के संविधान से लिया गया है, गलत है। ठीक है। दूसरा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी बेसिक स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, यानी संविधान की अंतरात्मा कहा। कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से सेम ही भावना निकल कर सामने आ रही है, लेकिन इंग्लिश में कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये सही है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों को इन्होंने क्या कहा कि संविधान की अंतरात्मा कहा। ठीक इसीलिए कहा क्योंकि ये मौलिक अधिकार भी अधिकार हैं, डीपीएसपी भी राइट्स हैं। दोनों क्या हैं? दोनों अधिकार हैं। मूल अधिकार इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए हैं और डीपीएसपी कलेक्टिव डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए संयुक्त रूप से इसे संविधान की अंतरात्मा कहा गया, यानी कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, संविधान की अंतरात्मा कहा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, तो दोनों, ये सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका सही है। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, लैंग्वेज में मत कंफ्यूज हो जाइए। बेसिक स्पिरिट्स ऑफ कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंतरात्मा, तो ठीक है, अंतरात्मा कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वही सही है। नेक्स्ट पर आते हैं। विपक्ष के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द लीडर ऑफ द अपोजिशन? विपक्ष के नेता के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? भारतीय संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का नेता एक वैधानिक पद है, लीगल पोस्ट है, स्टेटवरी पोस्ट है। विपक्षी दल के मुख्य सचेतक को सदन में विपक्ष का नेता नियुक्त किया जाता है। ये सवाल समझिए जरा सा। यदि आप लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करें तो भारत देश में ऐसी पार्टी जो सरकार में है उसको छोड़कर जितनी भी पार्टियां जो सरकार में नहीं है उन्हें अपोजिशन पार्टीज कहते हैं। अपोजिशन पार्टी में एक पार्टी ऐसी होती है जिसे मुख्य विपक्षी दल मेन अपोजिशन पार्टी का दर्जा मिलता है। मेन अपोजिशन पार्टी का दर्जा पाने के लिए मिनिमम 1/10 सीटें जीतनी होती हैं सदन में, जैसे इस समय कांग्रेस है। मुख्य विपक्षी दल का नेता को लीडर ऑफ अपोजिशन कहा जाता है। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होते हैं। सबसे पहले लोकसभा के विपक्षी नेता जो थे वो राम सुभग सिंह थे और राज्यसभा के सबसे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन श्याम नंदन मिश्रा थे। शुरुआत में जब ये परंपरा शुरू हुई तो इसे लीगल पोस्ट के तौर पर नहीं स्थापित किया गया था, लेकिन 1977 में विपक्षी नेता वेतन भत्ता अधिनियम अधिनियम के तहत इसे स्टेटवरी पोस्ट बना दिया गया। यानी इस समय लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसे कैबिनेट मंत्री स्तर की सुविधाएं मिलती हैं। राज्यसभा के भी लीडर ऑफ अपोजिशन को कैबिनेट मंत्री स्तर की सुविधाएं मिलती हैं। ये एक स्टेटवरी पोस्ट है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। विपक्षी दल के मुख्य सचेतक को सदन में विपक्ष का नेता नियुक्त किया जाता है? नहीं, सचेतक ये विप है ना। प्रत्येक दल के निर्देशों को लागू करने के लिए अपने जो सदस्य, जैसे लोकसभा में मान लो मायावती की पार्टी के 5 सदस्य गए, तो इसमें मायावती ने किसी एक को अपना सचेतक बना दिया, वो पार्टी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कराएगा। यानी एक तरीके से पार्टी के मेंबर हैं उनमें मॉनिटर, उसे सचेतक कहते हैं। उसी के थ्रू ये इंश्योर कराया जाता है कि किसी भी बिल के पॉजिटिव में वोट करें या नेगेटिव में वोट करें। तो सचेतक विपक्ष का नेता नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा क्या है? गलत है। ठीक, तो इसमें बी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, ये पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। अगला सवाल आपका मिलान का है। मिलान के सवालों से बहुत प्यार है भाई, मिलान के सवालों से कुछ ज़्यादा ही प्यार है आयोग को। हर सब्जेक्ट से मिलान के सवाल पूछे जाते हैं। आर्टिकल 163 मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह। आर्टिकल 164 नियुक्ति अपॉइंटमेंट। 166 राज्यपाल को सूचना प्रदान करने संबंधी मुख्यमंत्री के दायित्व। 167 राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन। तो देखिए 163 की यदि आप बात करें तो अनुच्छेद 163 कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा और जो राज्यपाल को सलाह देगी, जो गवर्नर को एडवाइस करेगी। और उस ऐसा कार्य जो गवर्नर को अपने विवेक से करना है, ऐसा कार्य जो गवर्नर को अपने विवेक से करना है, उसे छोड़कर बाकी गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से की सलाह पर ही कार्य करेगा। यानी राज्य में भी गवर्नर नाम मात्र का प्रमुख है, मुख्यमंत्री वास्तविक नेता है। तो पहला तो ठीक है। दूसरा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, जी हाँ, आर्टिकल 164 कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और उसी मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति होगी। यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुमत दल का नेता होता है, यानी ऐसी पार्टी या ऐसा गठबंधन जिसे मेजोरिटी मिले, उसके सदस्य जिसे अपना नेता चुनते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है।
और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और उसी मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल और उसी मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, तो ये सही हो जाएगा आपका। 166, तो राज्य सरकार की कार्यवाही का संचालन राज्यपाल के नाम पर किया जाएगा। ठीक है, ये 166 ये है। 167 कि मुख्यमंत्री का ये दायित्व होगा कि राज्यपाल को एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन की जानकारी दे, प्रशासन और विधायन की जानकारी राज्यपाल को दे, ऐसी मुख्यमंत्री की ड्यूटी होगी। ये 167 है। तो ये इसमें कितने युग्म सुमेलित हैं? इसमें केवल 2 पेयर ही सुमेलित है, क्योंकि ये दोनों ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों सीधे सीधे हैं। क्लियर बात? तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है भाई, ये आप ज्वाइन कर लीजिए। ये ज्वाइन करेंगे तो आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे और मुझसे आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, कोई भी सजेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्लासेस की लिंक, नई अपडेट्स यहाँ टेलीग्राम पे आपको मिलती रहती है, कोई भी नई सीरीज शुरू होती है तो। साथ ही साथ यदि आप हमारे स्टडी आईक्यू के साथ जुड़कर कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करिए 9289996923। 9289996923 इस पर अगर आप कॉल करेंगे तो आपको सारी की सारी जानकारी, कैसे तैयारी करना है इस बात की पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ बैचेज, जो हमारे यहाँ बैच हैं, इन बैचेज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आप बैच के बारे में जानकारी लेकर अगर उसमें इनरोल करना चाहते हैं तो ये कोड लगाइएगा, VL लाइव। अगर आप ये कोड लगाएंगे तो आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे यहाँ। अगर आप PCS प्री के लिए स्पेशली तैयारी करना चाहते हैं, PCS मेंस के लिए करना चाहते हैं, PCS प्री मेंस के लिए कॉम्बो, या RO के लिए तैयारी करना चाहते हैं, BO के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध होता है आपको। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करिए। यदि आप स्वयं से देखना चाहते हैं तो आप चले जाइए studyaiku.com पर। studyaiku.com पर आप जाइए, वहाँ पर पॉपुलर कोर्स आएगा। ठीक है, पॉपुलर कोर्स में जाइएगा, फिर स्टेट PCS पर क्लिक क्लिक करिएगा, फिर UP PCS पर क्लिक करिएगा, आपको पूरे के पूरे बैचेस दिखाई पड़ेंगे। वहाँ आप मोबाइल नंबर अपना एंटर करके OTP एंटर करके साइन अप कर सकते हैं और इस कोड को लगा के आप बैचेज में इनरोल कर सकते हैं। मेरा तो कहना ये है कि आप सीधे इस नंबर पे कॉल करिए। ठीक है, 9289996923 पर। ठीक है, 999 है भाई, ध्यान रखना। हाँ नहीं, नंबर गलत हो जाए, 9289996923। ठीक है, इस पर सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। यहाँ से आप खुद से भी आप गूगल कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ से स्टडी IQ पर गए, www.studyIQ.com, पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स पर गए, स्टेट PCS पर गए, फिर आप उत्तर प्रदेश पर गए। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर पूरे के पूरे कोर्सेज आपको दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ कोर्सेज चल रहे हैं, सारे कोर्सेज प्री के, मेंस के, RO के सब दिखाई पड़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी। तो इसमें आप एनरोल करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइए और मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं, मोटाने का अर्थ है बी हेल्दी, यानी स्वस्थ रहना। नमस्कार।